आज जिनको हमने सम्मानित किया वो पांचों लोकतंत्र के प्रहरी और आज इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज आपातकाल की पूर्व संध्या की 50वीं बरसी है और इस 50वीं बरसी पर यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास ने रखा है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि 50 साल के पहले जो हुआ इसकी चर्चा कर आज क्या करेंगे। जब मोदी जी ने तय किया 11 जुलाई 24 को कि 25 जून को संविधान हत्या दिन के रूप में मनाया जाएगा, तब भी ये सवाल बार बार उठता था और चूंकि ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से आया था, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल पूछा था, मगर मैं मानता हूं कि आज का दिन इस संगोष्ठी के लिए सबसे उचित दिन है, क्योंकि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय घटना के जब 50 साल पूरे होते हैं तो समाज जीवन के अंदर इसकी याददाश्त धुंधली हो जाती और आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक भाव और तानाशाही ये दो मन के दो भाव हैं। इसको आप व्यक्ति से मत जोड़िए। मन के जो भाव है, मानव प्रकृति के दो भाव है, वो कभी ना कभी उभर कर समाज के सामने, देश के सामने फिर से चुनौती बनकर आ सकते हैं। अगर तानाशाही का विचार फिर से चुनौती बनकर आ सकता है तो लोकतांत्रिक स्वभाव देश का भला करने के लिए भी काम आता है। परंतु जब पीढ़ियां बदलती है और राष्ट्र जीवन की इस प्रकार की घटनाओं की विस्मृति, विशेषकर जिन पर जिम्मेदारी है, वो किशोरों और युवाओं की स्मृति में से निकलने लगती है, तब ऐसी ही संगोष्ठियां, ऐसे ही संविधान हत्या दिन की बात ये स्मृति को पुनर्जीवित करते हैं। और हम सब ने ये याद रखना चाहिए, कितनी बड़ी लड़ाई उस वक्त लाखों लोग जेल में रहकर अपने परिवार का सब कुछ नष्ट कर कई लोगों के जीवन के कैरियर मोड़ एक आश्चर्यजनक मोड़ ले गए, कई कैरियर समाप्त भी हो गए और वो लड़ाई ने भारत के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखा और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं। और ये लड़ाई क्यों जीते? वो जीतने का मूल कारण है कि हमारे देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का उद्भव ही तो हमारे देश के अंदर हुआ है। एक प्रकार से भारत लोकतंत्र की जननी माना जाता है। लोकतंत्र हमारे यहां सिर्फ संविधान का स्पिरिट नहीं है, संविधान का स्पिरिट तो है ही, परंतु संविधान निर्माताओं ने जनता के स्पिरिट को संविधान के अंदर शब्दों में व्याख्यायित करने का काम किया है। ये हमारा जन स्वभाव है और इसलिए ये लड़ाई हम जीते हैं। कोई डरकर चुप रहे होंगे, कोई कफन बांध कर लड़े होंगे,
किन्होंने सहन किया होगा, किन्होंने समय की राह देखी होगी, मगर मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि उस वक्त जितने भी पुख्त नागरिक थे, किसी को ये आपातकाल पसंद नहीं आया होगा, सिवा तानाशाह और उनसे फायदा करने वाली एक छोटी सी टोली के। और इसीलिए जब ये भ्रांति कि हमें कौन चैलेंज कर सकता है, आपातकाल उठा लिया गया, और जब चुनाव आया तो आजादी के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता सरकार बनी, और मोरारजी भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, दस्तावेजों में 50 साल हो गए हैं, परंतु आज भी करोड़ों भारतीयों के मन में ये घाव इतना ही हरा है जितना आपातकाल के समय। 50 साल पहले 24 जून 1975 की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास की शायद सबसे लंबी रात थी, और एक प्रकार से सबसे छोटी भी थी। सबसे लंबी रात इसलिए थी कि इस रात की सुबह 21 महीनों के बाद आई। 21 महीनों के बाद फिर से लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ, और सबसे छोटी रात इसलिए थी कि जिन अधिकारों को, विधिक प्रक्रियाओं को, पार्लियामेंट की पवित्रता को और नागरिक सम्मान के संरक्षण के लिए बने हुए नियमों को बनने में 2 वर्ष 11 साल और 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 साल और 18 दिन का समय लगा। 13 समितियों का गठन हुआ। 165 दिन में 11 सत्र संपन्न हुए। 163 दिन में 114 दिन संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर विशद लंबी चर्चा हुई। 1100 घंटा और 32 मिनट चर्चा हुई। 7 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको फाइनल शेप दिया, और जिस संविधान के निर्माण में दुनिया भर के लोकतंत्र के संविधान से ज्यादा विचार विमर्श हुआ, इतना त्याग, तपस्या और परिश्रम सैकड़ों लोगों ने किया, उसको किचन कैबिनेट के फरमान ने 1 मिनट में खारिज कर दिया। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे लंबी रात थी, क्योंकि उसका सूर्योदय 21 महीने के बाद हुआ, और ये सबसे छोटी रात थी जिसने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कवायद को क्षण भर में निरस्त करने का काम किया। मित्रों, आपातकाल क्या था, इसकी व्याख्या कोई एक वाक्य में नहीं हो सकती। मैंने बहुत सोच विचार कर प्रयास किया। मैं मानता हूं ये संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के, स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया, व्यक्तिगत नुकसान उठाकर भी विरोध किया। एक सुबह जो भारत की आत्मा को जगा गई, स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी त्रासदी को हम तर्कों, तथ्यों और घटनाओं की श्रृंखला से हम जरूर समझ सकते हैं। बहुत सारा लिखा भी गया है, और हितेश शंकर जी ने कहा इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला है, ये क्यों हुआ इसकी। परंतु मेरा मानना है कि तर्क या तथ्य से अधिक प्रभावी होती है मनुष्य की संवेदना और कल्पना। मैं इस सभागार में बैठे हुए सभी को कहना चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए वो क्षण की, जिस क्षण में कल तक तो आप भारत के नागरिक थे, दूसरे दिन सुबह ही आप एक तानाशाह के गुलाम बनकर रह जाते हैं। कल तक
आप एक पत्रकार थे, सच का आईना दिखाने वाले चौथे स्तंभ थे। आज आप असामाजिक तत्व बन जाते हो और विरोधी, देश विरोधी घोषित कर दिए जाते हो। कल तक आप छात्र थे, जो देश का भविष्य होता है, आज आप अस्थिरता फैलाने वाले करार कर दिए जाते हो। कल तक आप सामाजिक कार्यकर्ता थे, गरीबों की, वंचितों की आवाज उठाने वाले माने जाते थे। आज आप देश के लिए खतरा बन गए हो। कल तक आप एक आम नागरिक थे, जिसको न संविधान की धाराएं मालूम थी, न संसद की प्रक्रिया। आज आप काल कोठरी के अंदर जेल में डाल दिए जाते हो। आपने कोई नारा नहीं दिया, कोई जुलूस नहीं निकाला, फिर भी गलती सिर्फ इतनी है कि आपकी सोच आजाद थी। एक क्षण, ये सुबह कितनी क्रूरता के साथ भारत की जनता के पर बीती होगी, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। मेरे साथ दो लोग जो मंच पर बैठे हैं, दोनों ने पल्ला झाड़ दिया कि हम तो उस वक्त जन्मे ही नहीं थे, मगर मैं पल्ला नहीं झाड़ सकता। मैं उस वक्त 11 साल का था। गुजरात में वैसे आपातकाल की असर बहुत कम हुई थी, क्योंकि वहां जनता सरकार बन चुकी थी, परंतु बाद में जनता सरकार भी गिरा दी गई और आपातकाल का कहर 1 साल के बाद गुजरात पर भी टूटा। हमने देखा है हमारे गांव के अंदर जनसंघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, कई संस्था कांग्रेसी, समाजवादी, सर्वोदयी, कई प्रकार के लोग जो अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर भारत के नवनिर्माण की गति को, पुनर्निर्माण की दिशा को तय करने में लगे थे, वो सारे के सारे देशद्रोही बनकर जेल की काल कोठरी में बंद कर दी गई। मेरे अकेले गांव से, छोटा गांव है मेरा साहब, मेरे अकेले गांव से 184 लोगों को जेल के डिब्बे के अंदर, ब्लू डिब्बे के अंदर डालकर साबरमती जेल में भेज दिया गया। मैं आज तक और मेरे मृत्यु की क्षण तक वो दिन नहीं भूल सकता, वो दृश्य नहीं भूल सकता। उस वक्त हम गांव के बड़ों को पूछते थे, ये प्रोफेसर मंगलदास का दोष क्या है? कोई नहीं बता सकता था, कोई बताना भी नहीं चाहता था, किसी में हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि वो जो दृश्य देखा था वो बहुत क्रूर और हृदय विदारक था। 25 जून 1975 की वो सुबह, जो सूरज तो निकला मगर उसकी रोशनी आजाद नहीं थी। उस सुबह मौलिक अधिकारों की चादर ओढ़ के सोए हुए नागरिक तानाशाही की जंजीरों में जागे। अखबार जो हर सुबह भारत को जगाता था, उस सुबह उसको पहले ही बंद कर दिया गया था। राजनीतिक भिन्नता, जो लोकतंत्र का लक्षण और सुंदरता मानी जाती थी, उस वक्त ये राजनीतिक मतभिन्नता को जेलों की अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया और संविधान की आत्मा रौंद कर जनादेश से बनी सरकारों को रातों रात गिरा दिया गया। मित्रों, ये बात इस देश की जनता ने कभी नहीं भूलनी चाहिए और न भूलनी चाहिए, विशेषकर इस देश के किशोर और युवाओं को। जब व्यक्ति के अंदर पड़े हुआ तानाशाह का गुण सरफेस पर आता है, तब क्या होता है, इतिहास हमारी युवा पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग संविधान की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप किस पार्टी से आते हो, किस अधिकार से संविधान की बात करते हो? सुबह सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री जी की आवाज आई, इंदिरा गांधी की आवाज आई, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या इसके लिए संसद की सहमति ली गई थी? क्या मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी? क्या देशवासियों को, विपक्ष को भरोसे में लिया गया था? और लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आप वही पार्टी और वही पार्टी से जुड़े हुए लोग हो जिन्होंने लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका से
लोकतंत्र के भक्षक का काम किया था। मित्रों, एक प्रकार से आपातकाल के कारण बताए गए, राष्ट्र की सुरक्षा कारण बताया गया, परंतु इसका मूल कारण सत्ता की सुरक्षा था। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी जी की राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव को निरस्त कर दिया कि गलत तरीके से चुनाव हुआ है, सरकारी सेवाओं का उपयोग करते हुए चुनाव हुआ है। और उसके बाद एक टेक्निकल ग्राउंड पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। स्टे क्या दिया कि आप प्रधानमंत्री तो बन सकते हो, चालू रह सकते हो, परंतु आप संसद में वोट नहीं दे सकते हो। इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी रही, उनको संसद में वोट देने का अधिकार नहीं था। संसद सदस्य के प्रधानमंत्री के कोई पर्क्स उनको नहीं मिलते थे, परंतु वो मॉरल ग्राउंड छोड़कर प्रधानमंत्री बने रहना उन्होंने निर्णय किया। और इसका उपयोग क्या किया? इसका उपयोग उन्होंने संविधान की धाराओं का उपयोग कर ही संविधान की हत्या का काम किया और इस देश को एक लंबे आपातकाल के अंदर झोंकने का काम किया। उसकी पृष्ठभूमि में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, परंतु देश में महंगाई पर छात्रों के प्रदर्शन हुए थे। गुजरात में पहले महंगाई से शुरू हुई ये लड़ाई, जब जेपी कूद पड़े, बिहार तक पहुंची। गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन हुए, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हुई, जगह जगह पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर विरोध के स्वर उठ गए। मोरारजी देसाई आमरण अनशन पर बैठ गए। ढेर सारी घटनाओं ने सत्ता के बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार की कुर्सियां हिला दी थी। इनकी सत्ता की नींव को हिलाने का काम किया था। देश पर कोई खतरा नहीं था, देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था। अभी भी तो बांग्लादेश का युद्ध जीते थे, देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था और जनता जागरूक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने भावावेश में जो बहुमत दिया है इसका उचित उपयोग नहीं हो सकता है। और इस सब से परेशान होकर इंदिरा जी ने आपातकाल डाला। सुबह 4 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। बाबू जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह उन्होंने बाद में बताया कि जब हम बैठक में गए हमसे एजेंडा भी डिस्कस नहीं किया गया था और पूछा भी नहीं गया, सिर्फ इन्फॉर्म करने का काम किया। गृह सचिव को बुलाया गया और आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मित्रों, जिस संविधान के आधार पर इस देश को लंबे समय चलना है, तो संविधान के निर्माण के अंदर आजादी के आंदोलन में लगे हुए सभी लोग, हमारा पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, हर प्रकार के विचार का प्रतिनिधित्व करने वाला नेतृत्व, यहां तक भी कि राजे रजवाड़े जिनके राज्यों को विलीन होना था उनका भी प्रतिनिधित्व कर लोकतांत्रिक तरीके से बनाई हुई संविधान सभा ने इस संविधान का निर्माण किया। और इंदिरा गांधी जी ने अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर संविधान की एक धारा जो साच अर्थ में देश पर सुरक्षा पर खतरा हो तब आपातकाल के लिए बनाई गई थी, इसका उपयोग कर 1,10,000 विपक्षी राजनीतिक नेताओं को जेल के अंदर ठूंसने का काम, कार्यकर्ताओं, स्वतंत्र संपादक, रिपोर्टर, असंतुष्ट छात्र नेता और कई प्रकार के सर्वोदयी और अन्य रचनात्मक प्रवृत्तियों में लगे हुए नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस और मीडिया, कलाकार और जन सामान्य भी क्षुब्ध होकर इस घटना को देखते रह गए। किसी को सूझा नहीं कि क्या करना है, क्या हो गया, और देखते देखते पूरा देश कारागार बन गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, फर्नांडीज, आचार्य कृपलानी जैसे वरिष्ठ नेता
ये सब जेल की कालकोठरियों में डाल दिए गए। किसी को कोई मौका नहीं दिया गया। कोई कहीं संसद की कमेटी के टूर में था, वो भी वहीं जेल में डाल दिया। और आने वाले समय में गुजरात और तमिलनाडु की गैर कांग्रेसी सरकारों को भी गिराने का काम किया। और मित्रों, सबसे समय की एक विडंबना होती है, समय कई बार कई प्रकार के दोहरे चरित्रों को सरफेस पर ला देता है। आज कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसे भी लोग थे जिनकी सरकारें भी गिरी और 19 महीना तक जेल में भी गए। समाजवादी भी थे, डीएमके भी थी, कई सारे लोग ऐसे हैं जो आज बैठे हैं वहां पर और वो लोकतंत्र के सवाल उठा रहे हैं। मैं कांग्रेस से ज्यादा उनको पूछना चाहता हूं कि आपको क्या अधिकार है भी लोकतंत्र के लिए सवाल उठाने का? आप किस पार्टी के साथ बैठे हो? जिस पार्टी ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था और संविधान का जो दुरुपयोग हुआ वो शायद एक दुस्वप्न की तरह भारत की डेमोक्रेसी को हमेशा तक याद रहेगा। इमरजेंसी के दरमियान श्रीमती गांधी ने संविधान में इतने बदलाव किए कि इसको मिनी संविधान बताया गया। प्रीएम्बल बदल दिया, आर्टिकल 14 बदल दिया गया, 7th शेड्यूल बदल गया, 40 अलग अलग क्लॉज बदल दिए गए, नए अनुच्छेद डाले गए, नए खंड डाले गए और 42वां संविधान संशोधन इसने तो इंतहाई ही कर दी, बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदल दिया और न्यायपालिका क्षुब्ध हो गई क्योंकि न्यायपालिका में न्याय देने वाले पहले ही अपने अनुकूल बनाकर रखे हुए थे और संशोधन के 59वें खंड ने अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को भी छीन लेने का काम किया, लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया और एजेंसीज का जो दुरुपयोग हुआ वो भारतीय समाज, ये देश, इस देश की जनता कभी नहीं भुला सकती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम संविधान हत्या दिन मनाएंगे क्योंकि ये समग्र राष्ट्र की चिर स्मृति में रहना चाहिए कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर कोई व्यक्ति तानाशाह बनता है तब देश को कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। मित्रों, आपातकाल के दौरान जो संविधान संशोधन हुए, 38वां संशोधन, अनुच्छेद 130 और 213 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार बढ़ाए गए, 352(5) आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक मीमांसा के परे कर दिया गया, 39वां संशोधन 329 अनुच्छेद ए प्रधानमंत्री को न्यायिक मीमांसा के बाहर निकाल दिया गया। हितेश भाई राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति का भी जिक्र करते हैं। मैं इंदिरा जी को एक चीज में मार्क देना चाहूंगा, इन्होंने इतना रखा था कि सिर्फ प्रधानमंत्री को न्यायिक मीमांसा के बाहर न रखे, साथ में 2-4 नाम कम से कम जोड़ देते हैं, इतनी तो शर्म उन्होंने बचा कर रखी थी। मगर मूल उसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री को न्यायिक मीमांसा के बाहर करने का। और इसके साथ अनुच्छेद 323 है और 323(b) में प्रशासनिक मामलों को निपटने वाले न्यायाधिकरणों को और अन्य मामलों को भी एक प्रकार से सरकार के अधिकार में ला दिया गया। अनुच्छेद 19 के द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को समाप्त किया और 356 के तहत आपातकाल की अवधि को बढ़ाया गया। देश की संसद की सीमा भी, आयुष्य भी बढ़ाया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव दुरुपयोग हुआ। ये सब अधिकार जब एक जगह एकत्रित हुए, 1,11,000 लोग, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता जेल में गए। तिहाड़ जेल में 4,000 लोग मीसा के बंदी थे और जेल की क्षमता 1200 थी। 1 करोड़ से अधिक नसबंदियां हुई। मैंने मेरे जीवन में लता मंगेशकर के आवाज में ऐसे गीत सुने हैं जिसमें ड्यूएट थे,
पुरुष की आवाज भी लता मंगेशकर का गाना था और किशोर कुमार की आवाज भी लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर महिला की आवाज में भी गाती थी, क्योंकि किशोर कुमार की आवाज को आकाशवाणी से बंद कर दिया गया था, कलाकारों को भी नहीं छोड़ा गया था। और मैं मानता हूं कि अन्याय काल काफी लंबा चलता, परंतु जो चाटुकार होते हैं वो तानाशाहों की चाटुकारिता से ही तानाशाही का अंत करते हैं। और अंततोगत्वा कई सारी ऐसी घटनाएं हुई, दिल्ली में झुग्गियों को नष्ट कर दिया गया। आपातकाल के बचाव में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस गलती को नहीं माना। राजीव गांधी ने भी कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं था। राजीव गांधी ने भी दंगों को जस्टिफाई करने के लिए यही मानसिकता का परिचय दिया, दिल्ली दंगों को जस्टिफाइड करने के लिए, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और मित्रों, और ये जो स्थिति हुई, वो स्थिति के अंत में सबसे खराब बात ये थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस की अर्जियों को भी खारिज करने के लिए संविधान को सुधार गए। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे दूरदृष्टा थे जिन्होंने इसको ढंग से भापा भी था, मापा भी था। खराब सेहत होने के बावजूद जब उनको अरेस्ट करने पुलिस गई तो उनका एक वाक्य था जो भारत के लोकतंत्र के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। तानाशाह बनने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये एक वाक्य जेपी बोले थे। और बाद में उन्होंने जब इंदिरा जी को पत्र लिखा तब इसमें ये भी लिखा कि एक गलत फैसले को सही ठहराने के लिए आप बार बार गलत फैसले ले रही हैं और मुझे लगता है कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। और मित्रों, जेपी देश के सभी लोगों की आवाज बने और उसी आवाज ने हमें फिर से लोकतंत्र की भेंट दी। देश में करोड़ों लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता सत्याग्रह करते रहे, रोज जेल में जाते रहे और डरे बगैर, थके बगैर इसके खिलाफ लड़ते गए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, संस्था कांग्रेस के कई नेता, कई सर्वोदयी नेता, जयप्रकाश नारायण जैसे विनोबा भावे के अनुयायी, गांधी के अनुयायी, हर प्रकार के लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और जनता भी मुक्त होकर इनके साथ खड़ी रही। जब अभिव्यक्ति करने का समय आया तब उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। हम सब हमारे गांव से एक ट्रक लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के सामने खड़े थे, जहां पर परिणामों को लिखा जाता था। उस वक्त इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, परिणामों को टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता था। और जब वहां आया कि इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई है, बड़े सवेरा होगा, लगभग 3-4 बजे होंगे, और आया कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों चुनाव हार गए हैं, मैंने जनता के चेहरे पर और वहां खड़े हजारों लोगों में जो उत्साह का दृश्य दिखा है, मैं कभी नहीं भूल सकता। और आज ये सबक है तानाशाही की मानसिकता को अपनी सत्ता का माध्यम बनाने वाले। आज आप हमारी लोकतांत्रिक पार्टियों के उद्भव और उनकी गति का, उनके यश और अपयश का इतिहास देखिए। इमरजेंसी के बाद ही देश के मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस समाप्त होती गई। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई, राजस्थान में शायद एकाध थी, मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं थी, बिहार में एक भी सीट नहीं थी। कांग्रेस एक प्रकार से देश की मुख्य पार्टी की जगह एक धीरे धीरे क्षीण होती हुई पार्टी बनी।
जब जनता पार्टी की सरकार चुनी, फिर एक बार मैंडेट मिला, मगर कांग्रेस का वो दबदबा जो आजादी की पुण्याई से बना हुआ था, वो कांग्रेस वो दबदबा हमेशा के लिए गंवा बैठी और आज भी उनके पास वो स्थिति पुनः प्राप्त नहीं हुई। ये सीख है देश की सभी राजनीतिक दलों के लिए कि अलग अलग विचारधाराओं का अस्तित्व ही लोकतंत्र का आधार है। विचारधारा कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, अंततोगत्वा गंतव्य स्थान देश को महान बनाने का होना चाहिए। इस प्रकार के देश की रचना कभी नहीं हो सकती जो एक ही विचारधारा के आधार पर चलेंगे, एक ही नेता के नेतृत्व में चलेंगे और मैं ही सही हूं और किसी को मत देने का भी अधिकार नहीं है, मत व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है। ये मानसिकता हमारे संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाती। और मित्रों, मैं बहुत ध्यानपूर्वक संविधान सभा की चर्चाओं को पढ़ा है और आज से नहीं, राजनीति में आने से पहले पढ़ा है। और मेरी दृढ़ मान्यता, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि संविधान ने लोकतंत्र की भावनाओं को प्रखर किया है, उसकी अभिव्यक्ति की है और उसको कानूनी रूप से प्रस्थापित किया है। पर संविधान ने लोकतंत्र की भावना को हमारे जनमानस में पढ़कर उसको कानून की भाषा में अभिव्यक्त करने का काम किया है। भारत की जनता मूल से ही लोकतांत्रिक विचारों की है। हम अलग अलग विचारों को, अलग अलग विचारधाराओं को और अलग अलग मतों को सम्मान देने वाले लोग हैं। ये हमारी हजारों साल की संस्कृति है और इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश में हम इस देश को लोकतंत्र की जननी भी मानते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो भी, शासन पद्धति की दृष्टि से देखें तो भी सबसे पहले लोकतंत्र का जन्म हमारे देश में हुआ है। पंच का विचार, सरपंच का विचार इस देश में आया है। श्री कृष्ण कभी राजा नहीं बने थे, एक गणतंत्र था। वैशाली और कई सारे गणतंत्र बुद्ध के काल में भी हुए। मल्लों का गणतंत्र था, वैशाली का गणतंत्र था और ये सभी सबसे पहले विश्व में यहां पर आए। और ये जन स्वभाव जो बना है, सालों से सह अस्तित्व का जो स्वभाव बना है, इसी में से ये हमारा संविधान निर्मित हुआ है। संविधान सभा में कौन थे? इस देश के हर प्रदेश के, हर विचारधारा के, हर जनपद के व्यक्ति थे। वो जहां से आए थे वहां की सेंस को लेकर संविधान सभा में आए थे और उसके बाद में चर्चा विचार के बाद जो अमृत निकला वही हमारा संविधान है। इसीलिए हमारी लोकतंत्र की नींव इतनी गहरी है कि कोई भी तानाशाह अगर उसको इन नींव को हिलाने जाएगा तो अपने भविष्य को बर्बाद करने के अलावे कभी कुछ हासिल नहीं। परंतु मेरा यह आग्रह है इस देश के युवाओं को कि सात कमीशन की रिपोर्ट को जरूर पढ़िए, एक एक पैराग्राफ को जरूर पढ़िए। वो आप में जागरूकता बढ़ेगा। आप में आने वाले दिनों में अगर किसी भी तानाशाह को ये विचार आता है तो इसके सामने जयप्रकाश नारायण बनकर खड़ा रहने का एक हौसला भी देगा और एक रास्ता भी दिखाएगा। कई सारे नेताओं ने, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारे पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, जिले के नेतृत्व ने, कोई पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा गया, जेपी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था इसके साथ रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी इसके लिए एक पुस्तक लिखा है, कल ही इसका विमोचन है कि किस प्रकार से संघर्ष हुआ था और किस प्रकार से बातें आगे बढ़ी थी। राजमाता विजया राजे जैसे ही राजघराने की व्यक्ति को भी 4 पागलों को बीच में जेल में रखने का काम यही इमरजेंसी के दौरान किया गया था। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार कहता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि अब क्या है, आज क्यों, उनको मालूम नहीं है कि
व्यक्ति के मन में पड़ी हुई तानाशाही का विचार और संस्कार कब जागरूक होगा और कब हमें जेपी की भांति हाथ में मशाल लेकर निकलना पड़ेगा, इसका समय निश्चित नहीं होता है। जन प्रबोधन पूरे देश की जनता के मन में लोकतांत्रिक विचारों को दृढ़ीभूत करना हर नागरिक का कर्तव्य है। संविधान का स्पिरिट की रक्षा केवल कोर्ट और संसद नहीं कर सकती। संविधान के स्पिरिट की रक्षा पूरी जनता की जिम्मेदारी है। जो भी संविधान के स्पिरिट के साथ खिलवाड़ करेगा उसको दंडित करने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में जनता की है। आज इसी का स्मृति दिन है, कल संविधान हत्या का दिन है और मैं मानता हूं कि संविधान हत्या दिन के दिन को देश भर में मनाकर पूरे युवाओं को और किशोरों को ये संस्कार हम आगे की पीढ़ी के लिए, आगे के 50 साल के लिए दे, ये हम सबका कर्तव्य है। अंत में मैं न्यास को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने संगोष्ठी को रखा और मुझे मेरी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि मुझे यहां आकर बचपन से जो चीज मेरे मन में पड़ी थी उसको बोलने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।